इतनी तो सुंदर ड्राइंग बनाई है, बना के दिखा दे मेरे को, ऐसी बना दे। पेड़ ही उग रहे हैं तेरे अंदर ही, समझा? अब देखो सबसे पहले इधर ध्यान दो बेटा, सबसे पहले ये नोज है, यहाँ से हम हवा लेते हैं नॉस्ट्रिल्स, तो वो नॉस्ट्रिल से हवा जो है, यहाँ दो पाइप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं? एक ये वाला जो पाइप है हमारा मुंह से और हमारी नाक जो है जुड़ी हुई है ना। कई बार हमारे जब जुकाम हो जाता है, हमें कोल्ड हो जाता है, नाक बंद हो जाती है तो मुंह से सांस ले लेते हैं ना, तो ये सब कॉमन एरिया है। तो ये बक्कल कैविटी है अंदर की हमारी ना, मुंह के अंदर की कैविटी, माउथ कैविटी इसको कहते हैं। नॉस्ट्रिल से हवा गई, अब यहाँ पर दो पाइप हैं, एक पाइप तो है हमारा ये फूड पाइप है, दिस इज फूड पाइप, ठीक है, दिस इज फूड पाइप, जिसको हम फेरिंग्स भी बोलते हैं। और एक हमारा है जो विंड पाइप है ये वाला, ठीक है, इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, इसका नाम है लेरिंग्स। तो हम जब सांस लेते हैं तो हमारा जो हवा है वो यहाँ से होती हुई एयर हमारे लंग्स में जाती है। तो लंग्स में सबसे पहले ये वाला जो पार्ट हम देख रहे हैं, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया। ये आगे जाके डिवाइड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकस, या प्लूरल में बोले तो ब्रोंकाई, ठीक है, दोनों को मिला के बोल दो तो ब्रोंकाई, और सिंगुलर अगर लिखते हैं तो ये ब्रोंकस, ठीक है। अब ये फर्दर अंदर जाके जो ये जो हमारा ट्रैकिया डिवाइड हुआ, सब इसमें सब डिवीजन हुआ, ये फिर अंदर जाके और सब डिवाइड हो जाता है, और ये किस में डिवाइड हो जाता है, जो तुमने ब्रोंक्यूल्स दिखाई है, ये जो अलग अलग इसकी जैसे पेड़ होता है ना हमारा, उसकी टहनियाँ हैं, बिल्कुल हमारा प्लांट है ना उसकी तरह चलता है हमारा अंदर का लंग्स का सिस्टम। तो ये मेन स्टेम, फिर उससे इस बड़ी वाले स्टेम से दो स्टेम निकली, उसमें से फिर फर्दर स्टेम निकल गई है, तो इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स में सबसे लास्ट में जो तुम ये गोभी के फूल देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या हैं? एल्विलाई। अब ये लास्ट पार्ट है, लास्ट दरवाजा है, जहाँ से हवा या कह लो ऑक्सीजन अंदर जाती है, किसमें? ब्लड में। लंग्स से हमारे ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ब्लड में जाती है। जो हम सांस लेते हैं तो सांस लेने पर वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है? हमारे ब्लड में जाती है। ब्लड से कहाँ जाती है? सेल में जाती है। सेल में क्या करती है? रेस्पिरेशन करती है। ऑक्सीजन हम इसीलिए तो लेते हैं ताकि रेस्पिरेशन हो सके, तो रेस्पिरेशन होती है। तो ये लास्ट का दरवाज़ा है, डोर है हमारा, जिसके थ्रू एयर अंदर जाती है और जो अंदर बनता है वो बाहर आता है। जैसे तुम्हारे लिए ये दरवाज़ा है, इससे तुम अंदर आते हो और इसी से बाहर जाते हो, तो समझ लो ये एल्विलाई है। समझ में आ गई बात? तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, रेस्पिरेशन कर रही है, जब रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, CO2 प्रोड्यूस होती है, तो CO2 वापस आती है, और CO2 भी इसी के रास्ते के थ्रू वही रूट लेती हुई तुम्हारे नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकलती है। सांस लिया नाक से, ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन अंदर पहुंच गई, वहाँ रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड उसी रूट को फॉलो करते हुए वापस नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकली। बात समझ में आ गई? तो ये सारे जितने भी एल्विलाइज हैं, इनकी जो संख्या है, जो क्वांटिटी है हमारे लंग्स में, लगभग 8 to 10 करोड़ होती है, ठीक है, इतने सारे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं हमारे लंग्स, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत छोटे इसमें इतनी मात्रा में होते हैं। और जितने ज़्यादा एल्विलाइज का यूज़ करते हैं हम, उतने हम स्वस्थ रहते हैं। जितने ज़्यादा एल्विलाइज यूज़ करोगे, इसका मतलब जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले जाओगे। भाई अगर तुम्हारे पास 10 दरवाजे, अब तुम आदमी भेज रहे हो 10 दरवाजे के लिए 50, तो एक ही दरवाजे या 2 दरवाजे से निकल के चले जाएंगे, 10 तो खाली पड़े, 8 तो खाली पड़े रहेंगे, उसका यूज़ ही नहीं होगा। तो तुमने यूज़ ही नहीं करा एल्विलाइज का। तो कब यूज़ होता है? जब हम गहरी सांस लेते हैं, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो उस टाइम पे ये सारे के सारे एल्विलाइज क्या होते हैं? यूज़ होते हैं। हम अगर शैलो भी ब्रीदिंग करते हैं तो ये एल्विलाइज यूज़ ही नहीं होते, इसीलिए तुम देखो एनर्जेटिक नहीं रहते। बहुत सारे बच्चों को तुम देखोगे या बड़े आदमियों को देखोगे, वो बहुत डल से रहते हैं, नींद आती रहती है, मुंह खोलते रहते हैं, है ना।
कभी मेरे को पढ़ाते तुमने देखा है मुझे नींद आ रही है, फिर गहरी गहरी सांस ले लिया करो, बैठे मुंह बोल बोल के सोना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो ये हम लोग नॉर्मल लोग 2 से 3 करोड़ का यूज़ करते हैं जो ब्रीदिंग का रेट हमारा होता है। तो तुम देखो, तुम तो सांस लेते हो, पता ही नहीं चलता सांस ले रहे हो, ऐसे लेते। और बच्चे को देखो, छोटे बच्चे को पूरी सांस लेता है, वो गहरी सांस लेता है, इसीलिए उसकी ग्रोथ देखो कितनी फास्ट होती है। छोटे बच्चे की 2 महीने का बच्चा देखो, फिर 4 महीने का देखो, वो तो इतना बड़ा दिखाई देगा, 6 महीने का देखो तो और बड़ा हो जाएगा, और 1 साल में तो पता चला वो चलता घूम रहा है, होता है ना। तो वो गहरी सांस ले रहा होता है। भगवान ने सिस्टम तो वही लगा के भेजा है हमारे, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको खा के बंद कर लेते हैं और अपनी आदतों से उसे छोड़ देते हैं। तो गहरी सांस जरूर लिया करो, डीप ब्रीदिंग, ये सारे एल्वोलाइज यूज़ करने होंगे, और ये यूज़ करोगे तो ब्रेन भी आपका ज़्यादा एक्टिव रहेगा। जो चीज़ याद करो वो सब चीज़ें याद हो जाएंगी। ब्रेन के पास ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो आपको ये सबको प्रॉब्लम होती है, सर याद तो करा था भूल गए, सर याद तो करा था भूल गया, होता है ना। तो उसका कारण यही है कि आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुँच सकती। तो इसे 2-4 महीने करके देख लो, 10 मिनट, बस 10 मिनट नहीं निकाल सकते तुम अपने जीवन के, एक दिन के 10 मिनट निकालने, केवल डीप ब्रीदिंग करनी है। सुबह शाम 5-5 मिनट कर लो यार, 10 मिनट इकट्ठे नहीं बैठ सकते। 5 मिनट सुबह बैठो, 5 मिनट शाम को बैठो, खाली बैठे पढ़ रहे हो ना, जिस टाइम पढ़ते हो डीप ब्रीदिंग शुरू कर लो। जब तुम थकान से होने लगे, यार बहुत देर हो गई पढ़ते, वैसे तो पढ़ते नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर लगने लगे तो 5 मिनट निकाल के गहरी सांस ले लो, एकदम एनर्जी आ जाएगी तुरंत। कितनी बढ़िया चीज़, ठीक है जी। तो अब ये हो गया जी। अब ये नीचे वाला है डायफ्राम, ये एक मसल होती है जो हमारे लंग्स को, जो ये चेस्ट एरिया है, इसको हमारे एब्डोमेन से, जो हमारा पेट वाला एरिया नीचे इंटेस्टाइन और पेट, उससे अलग करता है इसको, ये ठीक है। और हमारी चेस्ट एक्सपेंड भी और कॉन्ट्रैक्ट भी इस डायफ्राम मसल्स की वजह से होती है। ये डायफ्राम ही हमारी चेस्ट को, अगर हमें चेस्ट को एक्सपेंड करना है तो ये हमारी जो डायफ्राम है ये इसको एक्सपेंड कर रही है, और जब हम इसको छोड़ रहे हैं सांस को और हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो यही डायफ्राम उसको कर रही है। तो अगर आप सांस लेते हो और सांस को 1 मिनट के लिए रोक सकते हो तो आपकी लंग्स बहुत ज़बरदस्त है, पावरफुल है। गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने ये बनाया हुआ है कि अगर इफ़ यू कैन होल्ड योर ब्रेथ फॉर 1 मिनट, आपके लंग्स बहुत पावरफुल है, कोई बीमारी नहीं है उसके अंदर, कोई बीमारी जल्दी से आएगी भी नहीं। ब्रेथ होल्डिंग इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, प्रैक्टिस करा करो उसकी, ठीक है। एकदम नहीं पता चला कि होल्ड हो नहीं रहा और ज़्यादा लंबी होल्ड कर दी। एक्सपेंड करती है डायफ्राम या कॉन्ट्रैक्ट करती है, और इसके साथ मसल्स भी होती हैं और भी, तो दे हेल्प इन एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग लंग्स, चेस्ट कैविटी। समझ में आ गई बात। हम टोटल 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? जो नॉर्मल आदमी होता है, नॉर्मल आदमी, वो 16 to 18 टाइम्स पर मिनट हम लोग सांस लेते हैं, 16 to 18 मिनट। और जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी सांस जो है वो, उसकी रेट ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। 18 मिनट से हम 20 मिनट, 22 मिनट तक, 23 मिनट, 24 मिनट तक भी चले जाते हैं। छोटे बच्चे ज़्यादा सांस लेते हैं। छोटे बच्चों को भी ग्रोथ करनी होती है, तो छोटा बच्चे की जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हमसे बहुत ज़्यादा होती है। पर हमारी 16 to 18 ब्रेथ ज़्यादा से ज़्यादा होती है नॉर्मल आदमी की, है ना। 16 से 18 सांस ज़्यादा होती है। और तुम देखो डॉग को, देखो कुत्ते को, कितनी तेज सांस लेता है। तो जितने भी एनिमल्स जिनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा है वो उतना ही कम जीते हैं, उनकी लाइफ स्पेन उतना ही कम है। और जिसकी लाइफ रेट ऑफ ब्रीदिंग कम है उसकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा है। जैसे टॉर्टोइज होता है, कछुए की, वो 4 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं, सिर्फ 4 बार। वो ऐसे भी बहुत सारे कछुए पाए गए हैं जो 400 से 500 साल जिंदा रहते हैं कछुए, क्योंकि उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत कम है। और हमारे भी जो योगी सन्यासी हुए हैं भारत में, बहुत लोग ऐसे हुए हैं
एक वृंदावन में देवरा बाबा थे, वृंदावन में थे, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए उन्होंने शरीर छोड़ा है। उनको ऐसा बताते हैं कि उनकी एज शायद 600 या 700 साल की, ठीक है। और अभी वीडियो पड़े होंगे यूट्यूब पे, देख लेना तुम लोग बहुत। और वो उनके पास कभी, इसलिए इसको हम झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि उनके पास जो राजीव गांधी का नाम सुना, राहुल गांधी सुना ना, उसके जो फादर थे वो भी जाते थे, उनकी जो माँ थी इंदिरा गांधी वो भी जाती थी। और इंदिरा गांधी जब छोटी थी तो अपने पिताजी के साथ, जवाहरलाल नेहरू के साथ, जब वो भी जाती थी। जवाहरलाल नेहरू जब छोटे थे तो मोतीलाल नेहरू जो उनके फादर थे उनके साथ जाते थे। तो ये 4-5 पीढ़ी तो लिखी हुई है ये किताबों में, राजेंद्र प्रसाद, पता नहीं कौन कौन की पढ़। तो इस ये मतलब, और ऐसा बोलते हैं, बताते हैं कि नेपाल में पहले राजशाही थी, है ना, वहाँ पर राजा होते थे नेपाल में। अब तो डेमोक्रेसी आ गई है, राजवंश खत्म हो गया। तो उनकी जो 15 या 16 पीढ़ियाँ थी उनके ये गुरु थे, राजगुरु, इतने पुराने थे। तो अभी इतने दिन कैसे रहते थे, खाना भी नहीं खाते थे वो, ये भी बड़ी कमाल है। ये योग में ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं जो लोग फॉलो करते हैं, और उससे जो है वो खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, खाते ही नहीं, जिंदा रहते थे बढ़िया। तो ये जो उनके शिष्य हैं जो आज 80-80 साल के हो रहे हैं, 90-90 साल के हो रहे हैं, वो भी जिंदे हैं, जो उनके साथ रहे थे जब वो थे, तो वो सब बताते हैं कि बाबा खाना ही नहीं खाते थे और कपड़ा भी नहीं पहनते थे शरीर में। और यमुना नदी के किनारे उन्होंने अपना एक खुला सा मचान बनाया था। मचान को समझते हो, लकड़ी का वो बनाने थे, जैसे 4 लकड़ी खड़ी करी, उसके ऊपर तख्ते लगा लिए, उसके ऊपर बैठ गए, उस पर रहते थे। और कपड़े भी बस यहाँ पर लंगोटी पहनते थे, बाकी कुछ नहीं। मतलब सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो, कुछ नहीं, उन्हें सर्दी गर्मी लगती थी। तो ये किससे आता है, ये सब चीज़ें किससे आ रही है? हम लोग इतना नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल लोग, ठीक है। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि हमारी रेट ऑफ ब्रीथिंग कम हो जाए। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग किससे कम होती है? प्राणायाम करने से, डीप ब्रीथ करने से। जब तुम डीप ब्रीथिंग करते हो, चाहे इसका बहुत आसान तरीका होगा, जब तुम दौड़ के आते हो तो तुम्हारी ब्रीथिंग बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़। लेकिन तुम 10 मिनट के बाद जब तुम्हारा सांस उतर जाता है, उसके बाद तुम अपनी रेट ऑफ ब्रीथिंग चेक कर लो, जो 16 वाली है ना, वो तुम्हारे को 10 या 11 पे मिलेगी। ऑटोमेटिकली शरीर उसको काम डाउन करेगा। तो तुम दौड़ रहे हो, वो भी तो एक तरह का प्राणायाम ही कर रहे हो, क्योंकि सांस खींच रहे हो तेज तेज, सब जरूरत है तुम्हें। तो अगर तुम दौड़ते हुए तो कोई काम फिजिकल कर रहे हो, लेकिन अगर तुम बैठ के इस काम को करो, गहरी सांस लो, गहरी छोड़ो, गहरी लो, गहरी छोड़ो, तो शरीर जो है ना वो शांत होना शुरू हो जाता है, काम डाउन हो जाता है। तो काम डाउन होने से क्या होता है, शरीर में जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है हमारी कम हो जाती है, और हमारी बीमारियाँ भी दूर हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियाँ। ठीक है, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग हमारी जो है वो कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा बढ़ रही है तो उसका मतलब है कि आपके शरीर में कोई ना कोई अंदर से कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, इसकी वजह से रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ती है, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ेगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, तो उनकी वजह बढ़ जाती है। बहुत सारी, बुखार में तो अक्सर ही बढ़ जाती है, बुखार हो जाता है उस टाइम तेज होती है। तो ये समझ में आ गया सबको? तो रेट ऑफ ब्रीथिंग भी बता दी मैंने आपको, सांस भी बता दिया मैंने आपको, फिर साथ में ये बता दिया क्या क्या पार्ट है इसका। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और होती है, ये तो है फूड पाइप और ये हमारा विंड पाइप जिससे सांस ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक ढक्कन है, उसको हम बोलते हैं छेद, एक छेद छोटा, विंड पाइप और फूड पाइप के बीच में। तो तुमने सुना होगा घर पे तुम्हारे मम्मी पापा कहते खाते हो बेटा बोल लो, मना करते हैं ना, और हम बोलते भी रहते हैं, और कई बार बोलते बोलते अचानक खाना हमारा कहाँ चला जाता है, विंड पाइप में घुस जाता है, फूड पाइप में जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लोटिस। ठीक है, और उसके ऊपर फ्लैप होता है, एक ओपन फ्लैप, तो उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। जो छोटा सा डक्ट है उसको बोलते हैं ग्लोटिस, और जो उसका फ्लैप है ऊपर का उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस।
अब वो जब हम बोलते बोलते खाते हैं तो वो कई बार खुल जाता है, और वो कहाँ कूद के पहुँच जाता है खाना, मुंह से विंड पाइप। और विंड पाइप में जैसे ही पहुँचता है तो फिर जोर की खांसी आती है, और जब तक खांसते हैं जब तक वो खाना उससे निकलना है। ठीक है, तो इसीलिए मना करते हैं कि बोलना नहीं चाहिए। खाते वक्त चुपचाप खाओ, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी तुम्हें लगता है टाइम, चुपचाप खाओ और अपना बंद करो, फिर बोलो। अगर पानी चला जाए, हाँ तो वो भी चले जाता है। क्या चीज़? हाँ वो भी निकल आता है ना बाहर, अंदर नहीं जाएगा, लंग्स में कुछ नहीं जाता तुम्हारे मुँह के, तो यहाँ नहीं घुसेगा कुछ भी आगे यहाँ, तो इतनी देर में तो रिएक्शन शुरू हो जाता है शरीर का, वो फेंक देता बाहर, है ना। और है जो ये लास्ट में जहाँ से एंट्री हुई है गैस की, गैसेस एक्सचेंज हुआ है, इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज होती हैं बहुत सारी। कोई ऑक्सीजन कैसे जाएगी ब्लड के अंदर, उसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरी होनी चाहिए, उसको घेर के रखती है। उस ब्लड कैपिलरी के थ्रू वो डिफ्यूज हो जाती है ऑक्सीजन जाके किसमें, ब्लड के थ्रू। तो यहाँ अब हमने कल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, किसके, हमने कईयों ने लिखे भी थे, मैंने यहाँ भी लिख के दिखाए थे। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कि थिन वॉल होनी चाहिए, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होना चाहिए, है ना, और सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो एल्वेलाइज हैं ये दे इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स। अगर खाली यहाँ पर, अच्छा किसी पेड़ पे अगर केवल टहनी हो, केवल ब्रांचेज हों उसकी, और दूसरा पेड़ खड़ा है जिसके ऊपर खूब सारे पत्ते हैं, तो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा? उसके पास पत्ते हैं, है ना, उसका लीव्स जिसके पास है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। तो ये समझ लो हमारे पत्ते हैं, हमारे लीव्स हैं अंदर की, जो सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया से ऑक्सीजन अंदर आ सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सके। तो ये जो हमारे एल्वेलाइज हैं ये हमारा डोर है गैस को अंदर जाने का, बाहर, ठीक है। और ये जो फर्दर हमने ब्रांचेस ब्रोंकाई से तोड़ी है, इनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, ये भी ध्यान रखना है। बस यही है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये ट्रेकिया हमारा कभी कोलैप्स नहीं होता। क्यों नहीं होता कोलैप्स? कोलैप्स मतलब चिपकता नहीं आपस में, क्योंकि यहाँ पर ये कार्टिलेज ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज ऑफ रिंग्स, मतलब इस तरह के रिंग्स होते हैं ऐसे, जो कि इसको सी शेप्ड होते हैं, ये पूरा रिंग नहीं होता, सी शेप्ड रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के, उस वो जो है इसको फैला के रखते हैं, एक्सपेंड करके रखते हैं, वो कभी इसको चिपकने नहीं देते। जब हवा नहीं है हमारे गले में तब भी ये आपस में चिपकता नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत एग्जाम में कि भाई हमारा ट्रैकिया जो है ये कोलैप्स क्यों नहीं होता व्हेन देयर इज नो एयर इनसाइड इट? तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज ऑफ दिस सी शेप्ड कार्टिलेज ऑफ रिंग्स। समझ में आ गई बात? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बोलो क्या कह रहे थे? बस हीमोग्लोबिन क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन की, कहाँ तक? सेल तक। ब्लड से में एक प्रोटीन है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड टू सेल। मतलब ये हमारा समझ लो ट्रांसपोर्ट का वो है, ये व्हीकल है हमारा, जो अपने अंदर ऑक्सीजन भर के लेके जाता है और सेल को दे आता है। अब अगर मान लो सपोज करिए ये हीमोग्लोबिन कम हो जाए हमारे शरीर में, तो क्या होगा? ऑक्सीजन कमी हो जाएगी। उससे क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी? डेथ नहीं होती, डेथ सीधा डेथ। इसके अलावा और क्या होगा कि अगर ऑक्सीजन कम हो, देखो पहली बात तो हीमोग्लोबिन जो है ना, इसकी रेंज होती है 12 to 16 डेसीलीटर ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, ये इसकी यूनिट है।
एक डेसीलीटर का मतलब क्या हो गया, 100 ग्राम में इतना ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, 12 से 16, ठीक है। अब ये मान लो कम आ गया किसी का, जिसका 16 है वो तो बहुत बढ़िया, उसकी एनर्जी लेवल ज़बरदस्त, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन भरपूर है। तो उससे हो क्या रहा है, ऑक्सीजन कमी होने से हमारे शरीर में खाने का कंबस्शन कम हो जाता है। जैसे तुम्हारी गाड़ी में अगर फ्यूल कम हो जाए तो क्या करते हो तुम, गाड़ी कम हो जाएगी, या धीरे धीरे चलाओगे, या तो ये बंद होने का डर रहेगा उसका, फिर क्या करते हो तुम उसे भर लेते हो पानी, उससे ऑक्सीजन से, उससे पेट्रोल से, तुम्हारी गाड़ी फिर भागने शुरू हो जाती है। तो उसी प्रकार से जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन का लेवल क्यों कम होता है, क्योंकि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। सांस तो हम ले रहे, सांस लेना थोड़ी बंद कर दिया हमने, लेकिन जो उस ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाएगा वो रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन, वो हमारे शरीर में कम हो चुका है, ठीक है। तो वो कम हो गया तो ऑक्सीजन जो है वो सेल तक नहीं पहुंच पा रही है। अब सेल तक नहीं पहुंच पा रही है तो क्या हो रहा है, जो तुमने खाना खाया जो सेल में पड़ा हुआ है, लेकिन उसको तुमने, गाड़ी खड़ी है पेट्रोल भर के घर में, लेकिन चलाने वाला कोई है, तो चलाएगा कौन, जब उसको स्टार्ट करोगे। स्टार्ट कब होगी, इग्निशन कब होगा, जब ऑक्सीजन पहुंचेगी, ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही वहाँ तक, तो हमारा खाना जो है वो ठीक से हमें एनर्जी, जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमें ठीक से एनर्जी नहीं दे पाता, इसलिए हमें क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं हम एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया। सुना होगा कॉमन बहुत, एनीमिया, तो मम्मी को भी हो गया था एनीमिया, मुझे पता ही नहीं, कोई घोष रहता है। तेरी मम्मी बीमार हुई थी उस टाइम पे, उनका हीमोग्लोबिन 6 रह गया था, 5 से 6, ठीक है, अच्छा वो 5.5, उसमें भी बार गिर दी, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कम होने से एनीमिया हो जाता है, और हमारा चेहरा जो है वो येलोइश पड़ना शुरू हो जाता है, हमारी आँखों के अंदर भी पीलापन आने लगेगा, हम बहुत लिथार्जिक हो जाएंगे, हमें मन नहीं करेगा कुछ भी करने का, ऐसा मन करेगा कि बस लेटे रहो काट के बेड पे पड़े रहो, ठीक है। तो नहीं पीलिया नहीं, पीलिया में तो जॉन्डिस में तो लीवर खराब हो जाता है, ठीक है, उसमें तो ब्लड बनना ही बंद हो जाता है, नहीं खराब नहीं, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो समझ में आ गया। तो ये 12 से 16 ग्राम होना चाहिए, तो ये आपको, अच्छा अब इसके बाद ये तो हो गया कि भाई हीमोग्लोबिन कम हो गया तो आपको एनीमिया हो गया। इसके अलावा एक चीज़ और हीमोग्लोबिन से कनेक्टेड है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो तुम नॉर्मली एटमॉस्फेयर में होती है, लेकिन किसी ऐसे एनवायरनमेंट में आप बैठ जाओ जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर मैं यहाँ पर इस रूम में दरवाजे बंद कर लूँ और दरवाजे बंद करके यहाँ पर कोई आग जला लूँ या हीटर जला लूँ जिसमें फ्लेम हो, है ना, ऐसा बहुत जगह होता है कि बहुत लोगों ने घर में एलपीजी सिलेंडर से गीज़र लगाए, बहुत लोगों को घर लगे। अभी मेरा एक स्टूडेंट है, उसकी बुआ जी जो है बेहोश होकर गिर गई, उसमें सांस ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो क्या करता है सारा सारा ऑक्सीजन को सक कर लेता है जो एनवायरनमेंट में होती है। तो उसको सिलेंडर को कभी भी अंदर नहीं रखना चाहिए, उसको बाहर रखना चाहिए, ठीक है, बाहर तो लगवाने नहीं चाहिए, मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड मान लो किसी कमरे में तुमने डाल दी, ठीक है, गरीब लोग ज़्यादा मरते हैं सारे से सर्दियों के दिनों में, जिनके पास अच्छे कमरे नहीं होते, अच्छे घर नहीं होते, वो क्या करते हैं कोयला जलाते कोल और उठा के उसको अंगीठी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो उस अंगीठी को उठा के घर में रख लेते हैं, और कि ठंड रहेगी, ठंड नहीं लगेगी, गर्म गर्म रहेगा। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कार्बन मोनोऑक्साइड दरवाजे बंद कर लेते हैं। ये साइलेंट किलर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तुम्हें खुद को नहीं पता चलेगा कि तुम मर रहे हो और मर गए, खुद को ही नहीं पता चलेगा। वो ऑक्सीजन कम हो जाएगी शरीर में, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाएगी, ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाती है।
और एक बहुत स्टेबल कंपाउंड बना लेती है। स्टेबल का मतलब टूटता नहीं आसानी से, उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ब्लड के अंदर जाकर ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। और जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई कट हुई, आपके सेल मरने शुरू हो जाते हैं और आदमी 3-4 घंटे के अंदर ही, उसे पता ही नहीं चलता मर गया, मर जाए। पूरी फैमिलीज खत्म हो जाती है। रात को सोए थे और सुबह को सारे मरे मिले, जो भी उसका मरे मिले। तो इसलिए कहीं भी कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड, सर्दियों में भी आप घर में भी हीटर भी जलाते हैं, बहुत लोग ब्लोअर्स भी जलाते हैं सर्दियों में, लेकिन करना क्या चाहिए, आप जलाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ओपनिंग कमरे में विंडो आपकी खुली हुई होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन आना जाना बाहर से नहीं होगा तो आप 100% कुछ ना कुछ गलत आपके साथ होगा कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। हाँ जी, अब बोलो। हार्ट ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ब्लड है जो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह उठा कर ले जाना, है ना। तो हमारे शरीर में जो भी जिस भी पार्ट को कुछ चीज़ चाहिए होती है, वो कौन सप्लाई करता है, ब्लड सप्लाई करता है, क्योंकि ब्लड ही घूम रहा है सारे शरीर में। वही ट्रांसपोर्ट का व्हीकल है हमारा, उसी में बैठ के जाती सब चीज़ें, कुछ भी हो जाए, अच्छी हो खराब हो, कुछ भी चीज़ हो, जो भी जिस पार्ट के पास पहुंचेगी उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ब्लड करेगा, ह्यूमन्स में। अब इसमें इसके 3 पार्ट होते हैं ब्लड के। एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, 4 समझ लो, प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट्स, और एक है आरबीसी, और एक है डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा तो वो लिक्विड होता है जिसके अंदर ये प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी घूमते रहते हैं, ठीक है। और उसका रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि वो रेड पिगमेंट है, हमारे शरीर में पाया जाता है। सब जानवरों का जो छोटे इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका सबका ब्लड रेड नहीं होता। हमारा रेड होता है, जानवरों का रेड होता है जो हम हमारे घर के आसपास घूम रहे हैं, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ऑक्टोपस का ब्लू होता है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा जो है ना, ये वो लिक्विड है जिसके अंदर ये 3 चीज़ें घूम रही हैं। अभी प्लेटलेट क्या करते हैं, इनका काम क्या है, ये एक तो काम करते हैं क्लॉटिंग। हमारे जो भी कहीं चोट लग जाए और ब्लड निकलना शुरू हो जाए, तो उसको क्लॉट करने का काम कौन करता है, प्लेटलेट करता है। अब तुमने सुना होगा जब डेंगू हो जाता है तो तुम देखते हो कहते हुए प्लेटलेट कम हो गया, ठीक है। तो ये प्लेटलेट्स कम हो जाने से क्या नुकसान होता है, कम हो गई तो होगी। ये कम से कम आपके शरीर में 1.5 लाख से 5 लाख के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इतनी तो कम से कम होनी चाहिए, 1.5 लाख 5 लाख तक हो सकती है। लेकिन जैसे ही डेंगू होता है ये प्लेटलेट्स कम हो जाती है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ये बहुत लो लेवल पहुंचा देते हैं, वो बहुत खतरनाक है। वो क्यों हो रहा है, प्लेटलेट से क्या होता है, हमारी जो शरीर में खून बह रहा है वो छोटी छोटी पतली पतली कैपिलरीज में, आर्टरीज में, वेन्स में बह रहा है ना। जो कैपिलरी है वो बहुत थिन वॉल्ड होती है, और जब प्लेटलेट कम हो जाता है तो खून हो जाता है पतला, और क्या होता है, इस कैपिलरी के बाहर आ जाता है। अब मान लो ब्रेन में कैपिलरी में ब्लड बह रहा है और बाई चांस उस टाइम पे तुम्हारे प्लेटलेट बहुत कम हो गए, तो यहाँ से किसी कारण से वो बाहर निकल आया, अब तुम्हारे ब्रेन हेमरेज हो गया, या हार्ट में जाने वाले खून में आपका जो है वो कहीं पे ऐसी जगह पे हो गया जहाँ पे वो नुकसान करे, बेसिकली बता दो। बहुत बार ऐसा भी होता है डेंगू में जब प्लेटलेट कम हो जाती है तो आँखों में से खून आ जाता है, आँखों की जो कैपिलरीज हैं वो फट जाती है, उसमें से खून आ जाता है, कानों में से खून आ जाता है, नाक में से खून आ जाता है। ये डेंगू के सारे काम होते हैं। शरीर में भी आप देखते हो रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, तो वो रेड स्पॉट क्यों हो रहे हैं, इसका मतलब जगह जगह कैपिलरी बस्ट हो रही है, वो बाहर निकल गए।
तो वो प्लेटलेट कम होने से होता है। तो प्लेटलेट नहीं कम होने से, प्लेटलेट अगर कम हो रहे तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, दूसरे लोगों से प्लेटलेट लेते हैं, जिससे हमारे को ब्लड देने की ज़रूरत नहीं होती उसको। आजकल ऐसी मशीन आ गई है कि आपका ब्लड निकालेंगे, एक तरफ से निकालेंगे ब्लड को और वो मशीन में जाता रहेगा, उसमें से प्लेटलेट अलग होते रहेंगे और वो ब्लड घूम के प्लेटलेट विदाउट प्लेटलेट वाला वो तुम्हारे शरीर में फिर वापस आ जाएगा। तो जो स्वस्थ आदमी है, ठीक है, जो हेल्दी आदमी है, वो ही दूसरे को दे सकता है। अब हम जो बीमार है वो तो किसी को नहीं दे सकता ना, जिसके कम है, जिसके ज़्यादा है वो दे सकता है। तो ब्लड जाएगा, बाहर निकलेगा, प्लेटलेट सेपरेट होंगे, वो ब्लड विद WBC RBC प्लाज्मा वो सब तुम्हारे शरीर में वापस भेज देंगे। जो हेल्दी बॉडी होती है उसके अंदर प्लेटलेट की फॉर्मेशन फिर से हो जाती है अपने आप ही ऑटोमेटिकली, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। जो हम खाना पीना खाते हैं उससे प्लेटलेट हमारे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लेटलेट का काम क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। फिर RBC तो तुम्हें बता ही दिया मैंने, हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर। ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं सेल्स तक। फिर WBC क्या करते हैं, ये हमारे पहरेदार हैं, है ना, आर्मी के लोग हैं, हमारी आर्मी है ये लड़ने वाली। तो कोई बाहर से आदमी ना आए और उसको मारो, अगर बाहर से आतंकवादी आ गया। तो ये WBC जो है वो वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के अंदर बाहर से किसी भी जर्म्स को, बैक्टीरिया को, किसी को भी अंदर नहीं आने देते, मार देते। लेकिन जब मारेंगे ना, जब ये होंगे अच्छे से, और ये होंगे कब अच्छे से, जब तुम हेल्दी होगे। और तुम हेल्दी कब होगे, जब तुम अच्छा खाना खाओगे, जब तुम बाहर का कचरा नहीं खाओगे, फास्ट फूड नहीं खाओगे, तो तुम हेल्दी रहोगे। तो इसलिए जो लोगों के शरीर में WBC होते हैं, जिसके शरीर में WBC अच्छी मात्रा में होते हैं, वो कभी भी बीमार नहीं होता। अगर होता भी है तो एक दो दिन में ठीक हो जाता है। समझ में आ गई बात। तो RBC भी इम्पोर्टेंट है और WBC भी इम्पोर्टेंट है, प्लेटलेट भी इम्पोर्टेंट। तो ये कंपोनेंट्स हैं हमारे ब्लड के, प्लाज्मा जो लिक्विड जिसमें ये सब चीज़ें हैं, प्लेटलेट, RBC, WBC। समझ में आ गई बात। अब ब्लड का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड, क्या क्या करता है ब्लड। एक तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स तक, सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेके आता है, एक काम। दूसरा काम क्या करता है, क्या, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, डाइजेस्टेड फूड को सेल्स तक ले जाता है। तीसरा काम क्या कर सकता है ब्लड, टेम्परेचर को मेंटेन करता है हमारे। जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, हमें तुरंत पसीने आ जाते हैं। समझ में, गर्मी में क्या होता है, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 50 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तो तुम्हें एकदम तुरंत पसीने आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि 50 डिग्री पर हमारे सेल जिंदा नहीं रह सकते। तो क्या करता है शरीर, जो शरीर के अंदर पानी है उसको बाहर रिलीज कर देता है थ्रू स्किन, तो बॉडी एकदम कूल हो जाती है। तो पसीना वैसे ही नहीं आता, उसका कारण है शरीर को ठंडा करना है उसमें। तो एक ब्लड का फंक्शन ये है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी है ये है कि जो हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो डिफरेंट हमारे शरीर को के कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में काम आते हैं, उनको बोलते हैं हार्मोन्स। तुमने बहुत सुना होगा इसको हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई, किसी लेडीज़ को हार्मोनल हो जाती है, उनके बाल निकल आते हैं मुंह के चेहरे पे, है ना, ठीक है। उनके देखो 3 तरह के हार्मोन्स होते हैं, वो सब में होते हैं। मेल्स का जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहलाता है, और फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये 2 फीमेल हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल को मेल से डिफरेंशिएट करते हैं। ये हार्मोन्स ही है जो करते हैं, ठीक है। जिसके शरीर में और मेल फीमेल दोनों तरह के हार्मोन्स होते हैं। तो जिन फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए, तो उनमें मेल फीचर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो मेल फीचर्स क्या है, मूंछ हो गई, दाढ़ी हो गई, आवाज़ भारी हो गई, ऐसे फीचर्स आते हैं। और जिन लड़कों में या मेल्स में फीमेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, तो उनके भी वो इसी स्थिति होती है, वो लड़के लड़कियों जैसे हो जाते हैं हो जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, इम्बैलेंस हो जाते हैं हार्मोन्स।
ठीक है, और भी बहुत बीमारियाँ होती हैं। तो ये हॉर्मोन्स, हम हमारे शरीर में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और उनका अलग अलग फंक्शन होता है। मैं बताऊंगा अभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे आगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, वो हॉर्मोन्स, तो अब वो हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं हमारे शरीर में, तो वो पर्टिकुलर किसी बॉडी ऑर्गन में जाके काम करना होता है। तो उन लोग अलग अलग हॉर्मोन्स का अलग अलग काम है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, ग्रोथ हार्मोन होता है। ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर को ग्रोथ करने के काम आता है, ग्रोथ हार्मोन जो होता है, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे, एक ऐसा हार्मोन होता है जिसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। तो वो इमरजेंसी हार्मोन होता है, फाइट और फ्लाइट, एड्रेनलिन रश बोलते हैं ना। तो वो क्या होता है, मान लो सपोज अचानक तुम्हारे साथ कोई ऐसी काम हो गए भी, तुम्हारे पीछे कुत्ता भाग लिया या तुम्हारे सामने कोई जंगली जानवर आ गया, तो या कोई किसी आदमी से लड़ाई हो गई तुम्हारी, ठीक है, तो वो तुम्हें तुरंत एक्शन करने का वो करता है। या तो तुम भागोगे वहाँ से, तो भागने के लिए भी एनर्जी चाहिए, या फिर तुम लड़ोगे तो लड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, उस टाइम रिलीज होता है। ये हमारे किडनीज के ऊपर 2 ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, वो सिक्रीट करते हैं इस एड्रेनलिन हार्मोन को। तो जब एड्रेनलिन हार्मोन हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि भाई अब ये इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, तो क्या होता है, तुरंत ही ग्लूकोज सिक्रीट हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर। और ग्लूकोज जब हमारे ब्लड के अंदर सिक्रीट हो जाता है तो तुरंत ही हमें एनर्जी मिल जाती है। डाइजेस्टेड फूड है, एनर्जी कौन देता है हमारे को, ग्लूकोज देता है, ठीक है। एनर्जी हमारे को 2 सोर्सेज से मिलती है, एक फैट से मिलती है, एक ग्लूकोज से मिलती है। फैट्स हमारे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी हमारे को एनर्जी देते हैं। और दूसरा जो सबसे तेज देती है वो ग्लूकोज देता है। तो ग्लूकोज जैसे ही ब्लड के अंदर जाता है तुरंत एनर्जी आती है, और हम या तो भागते हैं वहाँ से, डरपोक है तो भागते हैं, और अगर ब्रेव है तो क्या करते हैं, लड़ जाते हैं सामने से। तो फाइट और फ्लाइट दोनों काम करता है एड्रेनलिन हार्मोन। तो ये ब्लड का काम क्या है, उनको हार्मोन्स को जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचाना है। तो ये एक फंक्शन है ब्लड का, ठीक है। इसके अलावा और क्या फंक्शन हो सकते हैं, ये WBC तो मैंने बताया दिया आपको कि डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम है। ब्लड के अंदर WBC होते हैं, जो भी बैक्टीरिया जर्म्स आते हैं उनको मार देता है। बॉडी का टेम्परेचर भी मैंने बता दिया, सारा कुछ बता दिया। तो ये 7 वो हैं इसके जो फंक्शंस हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब मैं आपको हार्ट के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। इनके सबके नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, आज पक्का भेज दूंगा, ठीक है। ग्रुप में भूल जाता हूँ, करा नहीं, तुम्हारे को वो चाहिए ना, मैं तुम्हें भेज दूंगा, नोट्स भेज दूँगा, ठीक है। अब हम हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता है ब्लड की। अगर हार्ट ना हो तो ब्लड जो है वो बाहर शरीर में घूमेगा नहीं। पर ये भी बताते हैं कि हार्ट ही केवल अकेला ऐसा नहीं है, मैंने उसे भी बताया था, जो अपने दम पर सारे शरीर में इतना लीटर ब्लड हमारे शरीर में सारे दिन 24 घंटे चलाते हैं। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें, कैपिलरीज के अंदर पेरिस्टाल्सिस होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बताया था ना, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट। तो वो ही उस ब्लड को एक बार वो धक्का मार देता है, फिर आगे वो अपना कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मूवमेंट से ब्लड को आगे फेंकते रहते हैं। तो हमारा जो हार्ट है उसके 4 चैम्बर हैं। अभी मैं तुम्हें सिर्फ फ्लो चार्ट बता रहा हूँ, डायग्राम नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ फ्लो चार्ट बता रहा हूँ। तो इसके 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। तो ये चैम्बर्स जो हैं उनमें बॉल्स लगे हुए हैं, ये बॉल्स हैं, ठीक है, ये बॉल्स लगे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। और अब इसमें ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, पढ़ा हुआ है ऑरिकल वेंट्रिकल आप लोगों ने, ये लिखो, शरण में पढ़ाते, लेफ्ट ऑरिकल बोलते हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ऐसे ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर है हमारे इसमें, है ना, 4
चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट है ह्यूमंस का, ठीक। अब यहाँ पर है लंग्स, अभी बताता हूँ, और ये है हमारे सारा बॉडी पार्ट्स, हमारे शरीर में जितना भी हिस्सा है वहाँ पहुँचाना है ब्लड। तो सबसे पहले क्या होता है, ये इससे जोड़ दो, ये इससे जोड़ दो, अभी समझा रहा हूँ, ये फिर इससे जोड़ दो और इसको चैम्बर को इससे, ठीक है, यहाँ से निकाल, इधर से भी निकल दो। अभी ध्यान से समझना इसको, ये जो हार्ट से हमारी जो भी ब्लड कैपिलरी हार्ट से ब्लड को बाहर लेके जाती है, जो भी कैपिलरी ब्लड कैपिलरी, जो भी ब्लड वेसल को, कैपिलरी ब्लड वेसल, जो भी हमारे हार्ट से ब्लड को बाहर ले जाती है उसको हम बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। अब आप पढ़ोगे आर्टरी के बारे में, वेन्स के बारे में और कैपिलरीज के बारे में, ठीक है। तो जो हमारे हार्ट से बाहर खून को लेके आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टरी। तो ये हमारी मेन आर्टरी है, दिस इज माई मेन आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी है हमारे हार्ट की। और आर्टरी हमेशा थिक वॉल्ड होती है, मोटी होती है, ठीक है, चौड़ी होती है, गार्सिस। तो इसको बोलते हैं हम आयोटा। इसका नाम क्या है? मेन आर्टरी है, मेन आर्टरी, इसका नाम है आयोटा। खून बाहर निकला तो हार्ट से जब बाहर निकलता है तो फिर फर्दर वो आगे डिफरेंट हिस्सों में जाने के लिए, जैसे कोई भी रिवर किसी भी ग्लेशियर से निकलती है तो वो एक ही रास्ते पे थोड़ी जाती है, वो तो उसकी ट्रिब्यूटरीज बनती जाती है, अलग अलग बनती है ना। तो वो कहीं तुमने देखा होगा भी गंगा निकल रही है वहाँ से ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर वो कानपुर में भी है, वो बिहार में भी है, रास्ता अच्छे बेशक अलग अलग भी हो, ठीक है, वो बंगाल में भी जा रही है, वो सब मतलब अलग अलग जगह से गंगा निकल के जाती है। ऐसी यमुना निकल के, जैसे ब्रह्मपुत्र निकल के, तो उनकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। फिर वो बाद में जाके सब लास्ट में फिर से दोबारा सी में चले जाते हैं, ऐसे होता है। तो ऐसे ये है, ये मेन आर्टरी है, इससे ब्लड से बाहर निकला, इससे हार्ट से, और फिर ये फर्दर सब डिवाइड हो जाता है किसमें? कैपिलरीज में, ताकि अलग अलग पार्ट के पास ब्लड जा सके। अब मेरे स्टमक को चाहिए, मेरे लीवर को चाहिए, मेरे जो भी अंदर पार्ट हैं उनको सबको अलग अलग जगह पर लीवर वो चाहिए ब्लड। तो एक आर्टरी तो लेके जा नहीं सकती ना, तो नेटवर्क ऑफ आर्ट वो होती है फिर कैपिलरीज, जिसके थ्रू होता हुआ ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो मैंने यहाँ पर ये बॉडी पार्ट्स इसीलिए लिखा है कि आर्टरी के थ्रू होता हुआ। और ये कैसा ब्लड होता है? ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन होती है भरी हुई फुल, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं तो दिल जब धड़कता है हमारा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर है। और ये ऑक्सीजन आ कहाँ से रही है? लंग्स से आ रही है, ये ब्लड यहाँ से आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट का इसका लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन को, लंग्स हमारे ब्लड को ऑक्सीजन से भर देना। लंग्स का काम क्या है? लंग्स का काम है हमारे ब्लड को ऑक्सीजन रिच करना, उसे ऑक्सीजन देना। भाई हम सांस ले रहे हैं, अभी लंग्स के बारे में पढ़ा हमने, सांस ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और वो ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? हमारे ब्लड में जा रही है। तो लंग्स का काम है ऑक्सीजन देना हमारे ब्लड को, ठीक है। अब वो यहाँ पर आ गया, ये 4 चैम्बर है। अब ये चारों चैम्बर एक एक करके एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक एक करके। मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये वॉल्व है, ये वॉल्व है ना, ये जो वॉल्व बनाया मैंने, तो वॉल्व जो है ये इसलिए लगाया हुआ है ताकि इस चैम्बर का और इस चैम्बर का ब्लड आपस में मिक्स ना हो। तो ये जब ही खुलता है जब ये दबेगा। जैसे तुमने देखा होगा गुब्बारे में अगर पानी भर ले बैलून में हम और उसको दबाएं तो वो आगे की तरफ भाग जाता है, पीछे खाली हो जाता है।
तो ऐसे ही इसको हम दबाएंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा, इस वाले में जाएगा, वेंट्रिकल में। और फिर ये नॉर्मल हो जाएगा, अगली बार ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ मारेगा, मेन आर्टरी में मारेगा। तो ऐसे ही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट होती है एक एक करके। इसलिए तुम दिल को कभी सुनो तो उसमें ऐसी आती है बात, तो कभी स्टेथोस्कोप लगाओ कान पे, अपने हार्ट पे रख के देखो, तुम्हें सुनाई देगी। तो अलग अलग 4 बीट्स आएंगी उसकी, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, है ना। तो यहाँ से जो प्रेशर होता है ब्लड का जाने का वो ज़्यादा होता है। जब हमारे शरीर से, इससे ब्लड, हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है तो यहाँ से ब्लड तेज प्रेशर से निकलता है बाहर। क्यों निकलता है, क्योंकि सारे शरीर में पहुँचाना है उसको, तो प्रेशर शुड बी मोर। अब हमारे 2 तरह के ब्लड प्रेशर्स होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। ये बीपी है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो सिस्टोलिक होता है 120 mmHg और डायस्टोलिक होता है 80 mmHg, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखते हैं 120/80। अगर तुमने 180/120 लिख दिया 0 दे देगी मैडम, ठीक है। तो पहले ज़्यादा वाला लिखते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80। अब इसको याद कैसे रखोगे, सिस्टोलिक कौन सा, डायस्टोलिक कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा, भूल जाते हैं ना। एस जो है अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है, अगर ABCD करेंगे तो D आ गया तो चौथे नंबर पे, सिस्टोलिक एस आएगा बहुत देर। तो एस समझ लो कि ज़्यादा दूर है, तो ये बड़ा नंबर होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। तो ये सिस्टोलिक है, जो हमारे हार्ट से ब्लड निकला, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ये शरीर में से यूज होने के बाद अंदर घुसेगा तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब यहाँ पर उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जब हमारा शरीर उसको यूज कर लेता है ब्लड को, तो जब वापस वो हार्ट में पहुँचाता है तो उसका प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। सिस्टोलिक ज़्यादा होता है, डायस्टोलिक कम होता है। तो यहाँ देख लो 120 mmHg के हिसाब से वो मरकरी से नापते हैं, इसको तुमने देखा होगा, तुमने देखा है ना, वो मशीन से नापते हैं, तो ऐसे गुब्बारा से भरते हैं, वो बढ़ता जाता है उसका मरकरी का। तो इसलिए इसकी जो यूनिट है वो mmHg मरकरी से क्योंकि नापा जाता है। 110 हो सकता है, इसकी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मेरी भी 170 रहती है, ठीक है। पर बड़े लोगों को, और जब बड़े हो जाते हैं ना तो आर्टरीज हार्ड हो जाती है, तो अगर कुछ नहीं करते वो, तो आर्टरीज हार्ड होने से फिर ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो बड़े लोगों को ज़्यादातर ज़्यादा मिलता है, जो 60-70 के करीब होते हैं उनका ब्लड प्रेशर नेचुरली नॉर्मली ज़्यादा ही होता है, ठीक है। कोई बात नहीं। अब इसमें से निकला हमारा, यहाँ घुस गया, ऑक्सीजन लेके गया, बॉडी पार्ट्स ने यूज़ कर लिया। अब ये मेन है, अब यहाँ से जो आर्टरी या जो वेसल हमारे हार्ट में ब्लड को ले जाती है, बेटा क्या कर रही है, मैंने क्लास छोड़ दी, तुम आया मत करो ना, घर बैठो आराम से। चलो छोड़ दीजिए।